हेलो नमस्ते, फिर से और एक बार स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो पर। मैं हूँ आपका दोस्त हरिशंकर। इस वीडियो में मैं आप सभी को इस स्टॉक के बारे में डिटेल्स जानकारी देंगे, इस कंपनी के बारे में डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। तो जो सारे लोग 2024 में इस स्टॉक पे निवेश करने सोच रहे हैं करने के लिए, और जो सारे लोग निवेश किए हैं उन लोगों के लिए, उन इन्वेस्टर के लिए ये वीडियो बहुत काम के होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले इसका टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का वीकली चार्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2022 से 2024 तक एक लंबा ऊंचा रैली लगाया है। 2022 में वो ट्रेड कर रहा था लगभग 16 रुपये के आसपास। 2024 में वो हाई लगाया था 72 रुपये के आसपास। 2 सालों में करीब 5 गुना प्रॉफिट अपने निवेशकों को दे चुका है। तो आगे नियर फ्यूचर इसका स्टॉक का मूवमेंट किस तरफ रहेगा, अप साइड या डाउन साइड। तो चलिए इसका प्राइस का मूवमेंट चेक करने से पहले इसका फंडामेंटल बिजनेस के बारे में चेक कर लेते हैं। क्योंकि किसी कंपनी का फंडामेंटल अगर अच्छा होता है, रियल बिजनेस अगर अच्छा होता है, तो वो स्टॉक करेक्शन लेकर एक हायर हाई बनाता है, कंटिन्यू प्रोसेस पर हायर हाई बनाता चला जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी कंपनी का रियल बिजनेस देखना। तो चलिए इसके लिए हम लोग चले जाते हैं Skinner.in साइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 47,934 करोड़। ये एक छोटा कंपनी है, उतना बड़ा कंपनी है नहीं। इसका जो पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो है 10.7। ये बहुत अच्छी रेंज पे है। किसी स्टॉक का पी रेशियो अगर 12 से 20 के आसपास होते हैं तब उस स्टॉक पर निवेश करना सही माना जाते हैं। यहाँ पर पी रेशियो बहुत अच्छे खासा है। इसका जो बुक वैल्यू है वो है 28.1। ये काफ़ी कम है। इसका बुक वैल्यू से कहीं ज़्यादा ऊपर अभी करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है 67.07। बुक वैल्यू जितना करंट प्राइस के करीब करीब होता है उसको अच्छा माना जाते हैं। ये कंपनी जो है अपने निवेशकों को हर साल 2.07% के हिसाब से डिविडेंड प्रदान करता है। ये बहुत अच्छी बात है। इसका जो ROCE है वो है 5.38। ये बहुत ही कम है। किसी कंपनी का ROCE मिनिमम 20% होनी चाहिए, यहाँ पर बहुत ही कम है। ROCE का मतलब होता है किसी कंपनी के पास जितना कैपिटल है, टोटल जो कैपिटल है उसको इस्तेमाल करके, उसको यूज़ करके कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है, कितना पैसा जनरेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ROCE को देखकर ये लग रहा है ये कंपनी अपने टोटल कैपिटल को अच्छा खासा यूज़ कर नहीं पा रहे हैं, उसको यूज़ करके ज़्यादा पैसा नहीं बना पा रहे हैं। और इसका जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो है 22.8। ये ठीक है, 20% के करीब करीब है। ROE भी 20% के करीब करीब होनी चाहिए मिनिमम। ROE का मतलब होता है उस कंपनी के जितने इन्वेस्टर हैं उन पैसों को यूज़ करके, इक्विटी कैपिटल को यूज़ करके कितना पैसा जनरेट कर रहा है। इन कंपनियों का जो सारे इन्वेस्टर हैं उन लोगों का पैसा अच्छा खासा यहाँ पर यूज़ कर रहा है। इसका जो डेप्ट इक्विटी है वो 14.0 है। ये बहुत ही ज़्यादा है। किसी कंपनी का डेप्ट इक्विटी 1 से कम होनी चाहिए, यहाँ पर कहीं ज़्यादा है। लेकिन बैंक सेक्टर में डेप्ट इक्विटी हमेशा ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बैंक लोन पे लेते हैं पैसा पब्लिक से, उसके बाद उस पैसे को रोलिंग कराता है, ठीक है। तो बैंक में डेप्ट इक्विटी उतना देखा नहीं जाते हैं। 1 से ज़्यादा होता है तो कोई बात नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बैंक सेक्टर में डेप्ट इक्विटी हमेशा ही ज़्यादा होते हैं। और इसका जो करंट रेशियो है वो है 3.93। इसका करंट रेशियो 3 से ज़्यादा है। किसी कंपनी का करंट रेशियो 1 से ज़्यादा और 3 से कम होता है तो अच्छा माना जाते हैं। करंट रेशियो 1 से कम होता है तो उस कंपनी में निवेश करना रिस्की हो जाते हैं। करंट रेशियो का मतलब होता है किसी कंपनी के पास जितना करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, उसको करंट एसेट से मिटा सकते हैं या नहीं। अगर 1 से कम होता है तो वो दिक्कत वाली बात होती है। यहाँ पर 3.93 है, मतलब इस कंपनी के पास जितना करंट लायबिलिटी है उससे कहीं ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा, लगभग 4 गुना ज़्यादा इसके पास करंट एसेट है। पहले ही मेंशन किए हैं इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस कंपनी का इस साल का जो क्वार्टर सेल्स है पिछले साल क्वार्टर से 22.7% इंक्रीज हुए हैं। इसका इस साल का टोटल सेल्स अगले साल से 25.2% इंक्रीज हुए हैं। इसका सेल्स पास्ट 3 ईयर्स से 20% इंक्रीज हुए हैं। इसका सेल्स पास्ट 7 ईयर्स से 7.87% इंक्रीज हुए हैं। इसका सेल्स ग्रोथ देखकर ये लग रहा है ये 3 साल से या 7 साल से अच्छा खासा सेल्स कर रहा है, सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा है। अगले साल से भी इसका सेल्स बहुत अच्छा खासा हो रहा है। इसका इस साल का क्वार्टर प्रॉफिट पिछले साल से 46.6% इंक्रीज हुए हैं। इसका इस पूरे साल का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले साल से 47.7% इंक्रीज हुए हैं। इसका प्रॉफिट ग्रोथ पास्ट 3 ईयर्स से 92.5% इंक्रीज हुए हैं। इसका प्रॉफिट ग्रोथ पास्ट 7 ईयर्स से 25.9% इंक्रीज हुए हैं। तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ को देख कर ये लग रहा है ये 3 साल से 7 साल से अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा खासा हुए हैं। पिछले साल से भी इसका प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा खासा यहाँ पर हुए हैं। इसका नेट सेल पार्ट शेयर जो है वो 30.5 है। ये काफ़ी कम है करंट प्राइस से। नेट सेल पार्ट शेयर जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा माना जाते हैं। यहाँ पर एक बात गौर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
ये जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है इस कंपनी का वो है 45,131 करोड़। ये बहुत ख़राब है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है इस कंपनी के ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है। अगर ये कंपनी ये लीगल केस हार जाते हैं, जो केस इसके ऊपर चल रहा है, तो उसको ये जो अमाउंट है इसको चुकाना पड़ेगा। तब न्यूज़ चैनल पर, बिजनेस चैनल पर बहुत बुरा न्यूज़ चलाया जाते हैं, बहुत बुरा न्यूज़ चले आते हैं और बुरा न्यूज़ आने के कारण बहुत सारे इन्वेस्टर इसको डर के मारे सेल कर देते हैं। तब स्टॉक प्राइस पे बहुत असर आते हैं। इसलिए एक कंपनी के ऊपर जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है बहुत खराब माने जाते हैं। आप यहाँ पर देखिए इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 47,934 करोड़। लेकिन इसका जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है अगर केस हार जाते हैं तो उसका चुकाना पड़ेगा, वो है 45,131 करोड़। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कितना ज़्यादा है आप देख सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के करीब करीब इसका कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। तो अगर ये केस हार जाते हैं तो इसका हाल, इस कंपनी का हाल बहुत बुरा हो जाएगा। तो चलिए और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में हमको जानकारी देते हैं। किसी कंपनी पे निवेश करने से पहले उसको देख लेनी चाहिए, वो है प्रोमोटर होल्डिंग्स। क्योंकि प्रोमोटर ही कंपनी का फाउंडर्स होते हैं। फाउंडर लोगों को सब कुछ पता होते हैं, बिजनेस प्लानिंग के बारे में, आगे जाकर क्या करेगा क्या नहीं करेगा सब कुछ पता होते हैं। तो प्रोमोटर होल्डिंग देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए इसके लिए आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लेटेस्ट प्रोमोटर होल्डिंग्स है 86.46 जून 2024 का। इसको अगर ईयरली कर देते हैं तो आप देख पाएंगे इधर 2017 में इसका प्रोमोटर होल्डिंग्स था 81.61। उसके बाद आप देख सकते हैं 2018 में होल्डिंग्स इंक्रीज़ हुए थे, 2019 में इंक्रीज़ हुए थे, ठीक है, 2020 में भी इंक्रीज़ हुए थे, 2021 में आप देख सकते हैं और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं 2022 से वो डिक्रीज़ हुए हैं। लेकिन 2023 में वो सेम ही था 2022 के जैसे। लेकिन आप गौर कीजिए 2024 मार्च में कितना घटा है, प्रोमोटर ने अपने होल्डिंग्स कितना घटाया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन मार्च 2023 से मार्च 2024 तक प्रोमोटर ने बहुत अच्छा खासा स्टॉक को सेल कर दिया है। तो ओवरऑल इसका फंडामेंटल्स जो है स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा है। फंडामेंटल पैरामीटर्स को देखकर ये लग रहा है। लेकिन इसके पास बहुत ज़्यादा कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, इसको आपको ज़रूर नोटिस करना है। किसी भी वक्त अगर ये कंपनी हार जाते हैं तो इसका बुरा हाल हो सकते हैं। ये कंपनी बहुत बड़ा टेंशन में आ सकता है, इसको आपको ज़रूर नोटिस करना है। तो चलिए आपको टेक्निकल चार्ट पर लेकर चलते हैं, थोड़ा प्राइस का वैल्यूएशन एनालिसिस करते हैं। फिर से हम लोग चले आए हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का वीकली चार्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पहले से ही एक ट्रेंड चैनल को ड्रॉ करके रखे हैं। इस ट्रेंड चैनल को ये स्टॉक प्राइस मेंटेन कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जुलाई महीने में वो नीचे आया था ट्रेंड चैनल के। उसके बाद देख सकते हैं अक्टूबर महीने को ऊपर गया ट्रेंड चैनल का। उसके बाद फिर से वो नीचे आया, फिर से वो अप्रैल महीने में ऊपर गया। वहाँ पर ऊपर ट्रेंड चैनल के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन इस ट्रेंड चैनल को तोड़ कर ऊपर जा नहीं पाए। फिर से वो नीचे आया जुलाई महीने में, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लग रहा है ये स्टॉक का प्राइस अभी भी ट्रेंड चैनल को मेंटेन कर रहा है, आगे भी करेगा। ये अभी ट्रेंड चैनल का ऊपर लाइन को क्रॉस करेगा। ये जो हाई है इससे भी ऊपर एक हायर हाई करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे इसका जो RSI है वो भी नीचे है, वो भी दिखा रहा है थोड़ा ऊपर हो जाएगा, हाई को वो तोड़ कर ऊपर जाएगा। क्योंकि अभी करंट दिनों इसके लिए बहुत अच्छा खासा चर्चा न्यूज़ चैनल पर, बिजनेस चैनल पर चल रहा है, बहुत क्रेज़ है, इसलिए स्टॉक प्राइस पे भी तेज़ी है। तो और एक हायर हाई बनाएगा, इस हाई को तोड़कर ऊपर जाएगा। लेकिन आप अगर 2024 में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो सही वक्त नहीं है, आपको वेट करना है। ये इस तेज़ी में थोड़ा हायर हाई करेगा, इस ट्रेंड चैनल को मेंटेन करेगा, ठीक है, आप देख सकते हैं ऊपर जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। निफ्टी सेंसेक्स अभी लाइफ टाइम हाई पे है, वो जब करेक्शन लेगा तो ये स्टॉक भी करेक्शन लेगा, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं। तो आप अगर इस पे निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो कहाँ पर निवेश करना ठीक होगा, चलिए आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जरिए दिखा देते हैं। यहाँ से रैली लगाया था, ये टॉप तक सिलेक्ट कर लेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। तो आप अगर इस स्टॉक पर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो 50% करेक्शन तक आपको वेट करनी है, वो है 48 रुपीज़ के लेवल तक। इस लेवल पर इस स्टॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। इंडियन स्टॉक मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई पे है, सेंसेक्स और निफ्टी, तो वो जब करेक्शन लेगा ये भी करेक्शन लेगा। तो यहाँ पर इस लेवल पर अगर आप बाई करेंगे 50% करेक्शन लेवल तक आप वेट करेंगे तो वैल्यू बाय होगा। 50% करेक्शन जरूर लेगा और आपको इंडियन स्टॉक मार्केट को फॉलो करना है। निफ्टी और सेंसेक्स को करेक्शन लेने दीजिए, आप वेट कीजिए कहाँ तक इंडियन स्टॉक मार्केट करेक्शन लेते हैं आपको देखना है। जब इंडियन स्टॉक मार्केट करेक्शन खत्म कर जब ऊपर तरफ जाने की शुरू करेगा तब आपको देखना है इसका स्टॉक प्राइस कहाँ पर रहता है, तब वहाँ पर निवेश करना है। मुझे लगता है 50% तक वो चला आएगा, ठीक है, मिनिमम तो वहाँ पर आएगा ही। तो आप अभी निवेश मत कीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो अभी वेट करना है, इस लेवल तक जरूर आएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।